कोर्ट्स की तरफ से फैसले देखते हैं जी, और इस सारे भयानक वाक़े को या वाक़यात के तसलसल को देखते हैं, तो कोर्ट्स के अंदर से तो फैसले ये आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना कोई मुकदमा है, ना शवाहिद हैं। हम ये नहीं कहते कि बेगुनाहों को आप सिर्फ मिसाल बनाने के लिए उल्टा लटका दें, लेकिन कहीं ना कहीं तो तदारक होना चाहिए। तो कोर्ट्स की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो इस बयानी के बिल्कुल मुखालिफ हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये तो मौजूद ही वहाँ पे फ़र्द नहीं था, इसके खिलाफ तो शवाहिद ही नहीं है, फिर IG को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस की बात कर रहा हूँ। सो आप उसको कैसे देखते हैं फिर कि एक तरफ ये बयानियाँ, ये हकायक जो आप भी कन्विंसिंग समझते हैं और मौजूद भी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और दूसरी तरफ कोर्ट्स की तरफ से, सो व्हाट इज़ हैपनिंग? देखिए ये एक बड़ा अलमिया है इस वक्त, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम जो है वो जब तक उस पर एतमाद नहीं होगा चीज़ें आगे और बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। तो एक तरफ तो ये हिस्ट्री रही कि पनामा की लिस्ट में भी नाम नहीं था और पनामा का केस चला के और अकामा पे निकाला, और ये तो एक मिसाल है, उसमें बेतहाशा और भी बहुत सी मिसालें हैं। और दूसरी तरफ ये है कि एक एक दिन में बग़ैर आए खान साहब की खुद जिस तरह ज़मानतें होती रहीं, चीज़ें होती रहीं, और अभी भी इन केसेस में। तो बहरहाल मैं तो इस बात का जो ये कहना है कि बग़ैर शवाहिद के किसी को आप वैसे मिसाल नहीं बना सकते। केस भी सही होना चाहिए, शवाहिद भी होने चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए, लेकिन उसका क्या करें जहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो देख रहे हैं, यहाँ पे थे, वो गवाही भी दे रहे हैं, ऐसे शवाहिद भी हैं, वीडियो एविडेंस भी है, ऑडियो एविडेंस भी है, उसमें भी अगर कुछ मसला ना हो तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अपनी केस जो हैं वो पुलिस और जो भी चीज़ इसको पकड़ के जब पेश कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है। अगरचे मुश्किलात ज़रूर होती हैं इन कामों में, लेकिन उनको केस भी सही तरीके से रिप्रेजेंट करके सही तरीके से फ़ाइट भी करना चाहिए, उसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट्स को भी बेहतर तरीके से इनको देखना चाहिए। मेरे सामने ट्रंप की वजह से, ट्रंप के कहने पर जो राइटिंग हुई अमेरिका के अंदर, उसकी अब मिसालें हैं जिसमें एक ऐसा शख्स जिसको मैक्सिमम पनिशमेंट देंगे 18 साल, एक ऐसे कानून के तहत जो अमेरिका के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होता है, और वो शख्स जो था वो उस दिन बिल्डिंग में दाखिल भी नहीं हुआ था, वो इंसाइटर था। और कम से कम जो सज़ा दी गई एक ऐसी लड़की को 1 माह, जिसने सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फी बनाई थी और उसके ऊपर एक जुमला कहा था और उसके साथ कम्युनिटी सर्विस भी लगाई। तो 18 साल और 1 माह, यानी आप कदम नहीं रख सकते ऐसी जगहों पर जो ममनू करार दी गई हैं कानूनी तौर पर। तो आपके ख़्याल में जो सज़ाएँ हैं मौजूदा कवानीन के तहत वो काफ़ी होंगी पाकिस्तान में? क्योंकि ऐसा वाक़या पाकिस्तान में हुआ नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात हो रही है, लेकिन जो वाक़या हुआ है वो शायद उस कानूनी अहाते से भी आगे की बात है। यू थिंक वी नीड टू हैव अ न्यू लॉ, या एग्जिस्टिंग लॉ में आपके ख्याल में जान है? देखिए मैं समझता हूँ कि जो कैपिटल हिल का वाक़या है वो तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया, कुछ दिन पहले उसका मवाजना किया, और ये ख़ास तौर पे हमारे जो हम एक बैन अल-अक़वामी जंग लड़ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का इमेज टार्निश करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं या ये किसी का टूल बन रहे हैं, तो उस जंग में तो इस चीज़ को बार बार हमें प्रोपगेट करना चाहिए, बताना चाहिए। और वहाँ पे आपने तमाम सज़ाओं का भी जिक्र किया, लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी अहम है कि हज़ारों लोगों को, थाउजेंड्स में आते हैं लोग जिनको सज़ाएँ भी हुई हैं और जिनके बारे में कुछ ना कुछ उनको किसी को हाउस डिटेंशन हुई है, किसी को किस तरह की सज़ाएँ हुई, तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं कहता कि फ़ौरी तौर पे जी हम नया कानून बनाएं और उस जितनी सज़ाएं करें जितनी वहाँ पे हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मौजूदा कवानीन हैं उस कवानीन में भी जो सज़ाएं हैं कम अज़ कम वो होनी चाहिए। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये गुमराह हुए, हेट स्पीचेस का शिकार हुए और नफ़रत अंगेज़ तकरीर लेके। लेकिन अगर कोई शख्स किसी के उकसाने पर किसी को जाके कत्ल कर दे तो क्या वो काबिल माफ़ी हो जाता है? गलती तो हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ये शर्मिंदगी का तौक तो हम शायद पूरी उम्र अपने सर से ना उतार सकें। कौन सी कौम ऐसी है जो अपने शहीदों को की बेतौकीरी करती है? आपका किसी कौम में कई मज़ाहिब भी हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मसालिक भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन शहीद तो सबके लिए अपने जाके फ्रंट पे सीने पे गोली खाता है और फ्रंट पे जाकर वो अपनी जान की परवाह, नोइंग कि उसके पीछे कोई कमक नहीं है, कुछ नहीं आना, वो डेस्टिनी उसके अगर यहाँ खड़ा रहा तो मौत के अलावा कुछ नहीं होगी, तो फिर उसको निशान हैदर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और उसकी अगर आप बेतौकीरी करेंगे पीछे बच क्या गया? एक आम सवाल पूछा जाता है कि व्हाट वाज ही थिंकिंग?
तो चूँकि आप सिर्फ गवर्नर नहीं हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, हल्के की सियासत भी करते हैं और सियासी उतार चढ़ाव से आपकी वाकफियत भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ब्रेक में जाने से पहले, आपके ख्याल में क्या सोचा गया था ये करते हुए? मफरूज़ा क्या था कि भाई हम क्यों करें, ये क्या हासिल करना चाह रहे थे? ज़रा आपका तज्जिया में चाह रहा हूँ। देखिए, मैं वहाँ पे मौजूद तो नहीं था और किसी के दिल में इंसान झांक नहीं सकता, लेकिन इफ़ आई हैव टू टेक अ गेस, तो खान साहब ये कहते पाए जाते थे कि इतने लोगों को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो GHQ को दबाया जा सकता है। पुरानी स्टेटमेंट आपने तरफ दूसरे अल्फाज में बयान की, ठीक है? और जी, वो मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं उन अल्फाज का चुनाव करूं जो खान साहब तो बहुत ही अल्फाज के चुनाव ऐसा करते हैं कि बहरहाल उसके अलावा ये भी कहते पाए गए कुछ जगहों पे, एक बार बार मिसाल देते पाए गए कि तुर्की में क्या हुआ। ये भूल गए कि तुर्की में लोग जो हैं वो आगे लेट गए थे कि इससे आगे जाना है तो हमारे ऊपर से जाओ, इस तरह जाके आगे नहीं लगाई थी। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी फ़ौज, कोई मकसद होता है जिसकी वजह से फ़ौज जो है उसको कानून में भी प्रोविजन दी जाती है कि आपने उसके ऊपर अटैक नहीं करना, अदलिया पे नहीं करना। तो ये हमारे कौमी इदारे हैं और हम गलतियाँ इंसानों से होती हैं। उन्होंने मफरूज़े जो बनाए वो गलत साबित हुए और जिसके नतीजे में वाले एक भयानक वाक़या हुआ या वाक़यात हुए, लेकिन मफरूज़े सही साबित नहीं है क्योंकि उसके बाद तो हाँ शायद वो चूँकि उनका ख्याल, इफ़ आई हैव टू टेक अ गेस, उनका ख्याल ये होगा कि वो बिल्कुल जो है ना वो अगलों को या इस तरह करके शायद वो हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेंगे और वो एक ऐसा कू में कामयाब हो जाएंगे और वो एक शायद पता नहीं सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे। लेकिन मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और ये जो कुछ हुआ अगरचे बहुत बड़ी शर्मिंदगी है लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आई ओपनर भी है और उससे बहुत सी आंखें खुली हैं। हम आंखें खुलने के ऊपर अभी करेंगे। गवर्नर साहब से हमारी बातचीत जारी है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आंखें भी खुली, सियासी मौक़े भी खुले, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात में से तो लोग छोड़ के ऐसे जाने लगे एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। जो प्रेस क्लब वाले हैं जहाँ पर हम बैठते हैं, अब तो हम उस कुर्सी को देखते हैं जहाँ पर बैठ के न जाने इसमें क्या जादू है कि हर कोई एक ही बात करते हुए बाहर निकल रहा है। नई पार्टी का क़याम आ गया है, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सब गायब हो गए। आपकी पार्टी ने भी बहुत सारे मसाइल का सामना किया है, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे मसाइल का सामना किया है। क्या आपने इमेजिन किया था एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि इस तरीके से डिज़ोल्व होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत? देखिए, मुझे ये पता था कि जिस तरह ये लोग लाए गए थे और जहाँ से लाए गए थे, अगर वहाँ पे जब ये 2022 में एक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत तब्दील हुई और उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो अगर वो न्यूट्रल ना होते तो उस दिन भी ये सब लोग चले जाते। लेकिन इस वक्त जब ऐसे मौके पे इमरान खान ने एक ऐसा कदम उठा लिया, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, तो अब इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था कि अब वो इमरान खान के साथ रह के रियासत पे और मुल्क पे चढ़ाई करें, क्योंकि अब उसका जो एक अंदर का जो असल रंग था वो वाज़ेह हो चुका था। इमरान खान सियासी बैगेज बन गया जो ये उठा नहीं सकते थे आपके ख्याल? सिर्फ महज ये सियासी भी नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक कानून और आइन से बाला होते हुए और एक मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल जो फेम या पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी वो एक चीज़ है, और आप कानून और आइन शिकनी के मुर्तकिब होते चले जाएं वो दूसरी चीज़ है। आप जब कानून और आइन को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें और अपने आप को उससे बाला समझना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोग जो हैं ये इस तरह थे कि ये कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ उस तरह से आइन के और कानून के ख़िलाफ़ चलते हुए चलना इनके लिए मुमकिन नहीं। ऐसे तहलील वैसे होना बहुत 3 हफ्तों के अंदर लगता है मुकम्मल मंजरनामा तब्दील हो गया। 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी थी, आपकी जमात की हुकूमत की पोजीशन क्या थी। वो तो खैर महंगाई के मामले के ऊपर अभी भी बैकफुट पर हैं, लेकिन सियासी तौर पर लग रहा था कि एक तूफ़ान है जो उमड़ आ रहा है, उसके सामने आप रास्ता उसको रोक नहीं सकते। लेकिन 11 मई के बाद इट ऑल जस्ट डिसॉल्व। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वाक़ईतन आज खुद हो रहा है या जिन्होंने बनाई थी पार्टी उन्होंने तोड़वा दिया? देखिए, ये आज खुद भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा इसमें से गवाही नहीं आई कि किसी ने आके मुझे ये कहा हो।
हालांकि मेरे पास 2018 में 56 एक ही किस्म के स्क्रिप्ट जो है वो गवाही काफ़ी नहीं है कि एक ही 56 बंदे एक ही बात कर रहे हैं। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2018 या पहले जब तो जो तारीख रही उसमें तो हमें पता था कि कहीं पे इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा था, कहीं पे दबाव डाला जा रहा था, कहीं बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था, और उसके बावजूद मैं समझ रहा था कि एक बहुत तकवीत बख्श बात थी कि बहुत बड़ी तादाद छोड़ के नहीं गई। बहुत ही मतलब आटे में नमक के बराबर भी शायद नहीं होंगे वो लोग जो चंद शायद उनसे वो भी इस तरह छोड़ के नहीं गए, वो भी इस तरह छोड़ के नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरह का कोई ना दबाव है ना कोई इंसेंटिव है, बल्कि ये तो आज खुद इन्होंने देख लिया कि इमरान खान ने अपनी ऐसी पोजीशन ले ली है कि वो ना सिर्फ डिज़ास्टर है बल्कि किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी आइन शिकनी और इतनी बड़ी कानून शिकनी के बाद कोई शख्स सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो वो चाहे डिफरेंट पार्टियों के साथ रहे हुए हैं लेकिन सीजन पॉलिटिशियंस हैं, तो वो अगर किसी नई एक आगे तेज़ रफ्तारी से चलने वाली पार्टी की डब्बे में सवार ना भी हों, कम से कम अपने लिए अच्छे पार्किंग स्पॉट ज़रूर ढूंढ रहे हैं और इधर से डिटैच कर रहे हैं।